21 जून 2018 का दिन था। सुबह के करीबन 8 बज रहे थे। दिल्ली के एक रिहायशी इलाके सरिता विहार में एक खाली फ्लैट था, जहां पर सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे कुछ लोगों की नजर कूड़े में पड़े एक बैग पर पड़ी। उस कूड़े के पास ही एक बड़ा सा कार्टून बॉक्स भी पड़ा था। लोगों का ध्यान उस बॉक्स ने तब खींचा जब उसके अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले आसपास के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। जब लोगों को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और फोन करने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस उस बैग और कार्टून को खोलकर देखती है, जिसे देखने के बाद पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उस बॉक्स के अंदर एक लड़की की कटी हुई लाश थी, वो भी 7 अलग अलग हिस्सों में। हाथ, पैर, सिर, गर्दन, धड़ सब कुछ अलग था। इसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस को ये साफ हो जाता है कि ये केस मर्डर का है। लेकिन आखिर मरने वाली लड़की कौन थी, वो कहाँ रहती थी, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर या उसकी हत्या किसी ने क्यों की और इस तरह उसकी बॉडी के टुकड़े करने के पीछे क्या वजह थी, ये सभी सवाल पुलिस के मन में थे, लेकिन इसमें से एक का भी जवाब पुलिस के पास नहीं था। इसके बाद पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और मरने वाली लड़की की पहचान करना शुरू करती है। अब पुलिस ने क्राइम स्पॉट के पास खड़े लोगों से उस बैग, उस कार्टून के बारे में पूछा, तो सभी लोगों ने मना कर दिया कि हमें नहीं पता ये बैग कहाँ से आया। और मरने वाली लड़की के बारे में भी पूछताछ की गई, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिला। यहाँ तक कि पुलिस ने मरने वाली लड़की के कपड़े भी आसपास के लोगों को दिखाए, जिससे उसकी पहचान की जा सके, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। अब इसके बाद पुलिस आसपास के एरिया से गुमशुदा हुए लोगों की एक लिस्ट बनाती है, लेकिन फिर भी पुलिस को कहीं से कुछ भी पता नहीं चला और ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिससे पुलिस को लगता है कि मरने वाली लड़की की पहचान इससे हो सकती है। दरअसल जिन हत्यारों ने उस लड़की की लाश के टुकड़े कार्टून में भरकर कूड़े में फेंके थे, उस कार्टून के बॉक्स पर एक कुरियर कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस को लगता है कि शायद इस कुरियर कंपनी से ही कुछ सुराग मिल जाए। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुड़गांव में स्थित उस कुरियर कंपनी के ऑफिस पहुंची और वहां के लोगों को उस कार्टून की फोटो दिखाई। इत्तेफाक से कुरियर कंपनी वाले लोग उस कार्टून को पहचान लेते हैं और वो पुलिस को बताते हैं कि उनके एक कस्टमर ने यूएई से एक पार्सल बुक करवाया था और उस व्यक्ति का नाम जावेद अख्तर था। अब पुलिस कुरियर कंपनी से जावेद अख्तर का एड्रेस लेती है और तुरंत ही वो अलीगढ़ के लिए निकल जाती है। अब अलीगढ़ में पुलिस को जावेद मिल जाता है और वो अपने कार्टून की भी पहचान कर लेता है। अब पुलिस की पूछताछ में जावेद पुलिस को ये बताता है, करीबन 3-4 साल पहले जरूरत का सामान मैंने यूएई से पार्सल करवाया था, जिसमें से कुछ बॉक्स तो उसने अपनी नौकरानी को दिए थे और बाकी के बचे हुए बॉक्सेस उसने अपने दिल्ली में स्थित शाहीन बाग वाले घर में रखवा दिए थे। जावेद ने पुलिस को ये भी बताया उसके दिल्ली वाले घर पर कुछ लड़के किराए पर रहते हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत अलीगढ़ से होते हुए दिल्ली के शाहीन बाग आ जाती है, क्योंकि पुलिस को उम्मीद थी कि वहां से कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। इसके बाद पुलिस सबसे पहले जावेद अख्तर की नौकरानी के घर जाती है, जहां पर वो सभी खाली बॉक्सेस मौजूद थे। फिर इसके बाद पुलिस शाहीन बाग में स्थित जावेद अख्तर के घर पहुंचती है, लेकिन पुलिस हैरान तब हो जाती है जब वो देखती है कि उस घर पर तो ताला लगा हुआ है। दरअसल जावेद ने ये मकान साजिद अली अंसारी को किराए पर दे रखा था। साजिद पेशे से एक इंजीनियर था और अचानक ही वो अपने पूरे परिवार को लेकर कहीं गायब हो चुका था, जिससे पुलिस को साजिद पर ही शक होने लगा था। इसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से साजिद के बारे में पूछती है, तो आसपास के लोग पुलिस को बताते हैं कि साजिद उस घर में अपनी बीवी, 2 बच्चों और अपने एक भाई के साथ रहता था। पड़ोसी पुलिस को ये भी बताते हैं कि साजिद ने उनसे कहा था वो कहीं और जाकर रहेगा, यानी वो अपना घर कहीं और शिफ्ट कर रहा है, इसलिए उसने आसपास के लोगों के सभी पैसे चुका दिए थे। अब पुलिस के सामने चुनौती तो थी, साजिद को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि उसने मकान शिफ्ट करने से पहले किसी को भी नहीं बताया था कि वो कहाँ पर जा रहा है। यहाँ तक कि उसने अपने करीबी लोगों, अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जाकर रहेगा, जिसकी वजह से पुलिस का शक साजिद पर और ज्यादा बढ़ने लगा। लेकिन अब पुलिस को उस लड़की के कातिलों तक पहुंचने के लिए साजिद तक पहुंचना काफी जरूरी हो गया था। अब इसके बाद साजिद का पता लगाने के लिए पुलिस ने शाहीन बाग के इलाके को छानना शुरू किया और लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, जिसके बाद पुलिस को एक कामयाबी भी मिली, जिससे पुलिस को ये पता चलता है कि साजिद का बड़ा भाई हस्मत अली अंसारी भी शाहीन बाग में ही रहता है और हस्मत का मकान साजिद के घर से ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद पुलिस बिना देर किए तुरंत हस्मत के घर पहुंच जाती है। अब उस घर पर इत्तेफाक से
हजमत के साथ साजिद भी पुलिस को मिल जाता है। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल तो ये था कि क्या साजिद ने ही उस लड़की का कत्ल किया है? आखिर वो लड़की कौन थी जिसकी लाश के टुकड़े उस कार्टून बॉक्स में पुलिस को मिले थे? और अगर साजिद का इस मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं था तो उसने रातों रात अपना मकान खाली क्यों किया? पुलिस सभी सवालों का जवाब जानना चाहती थी, इसलिए दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है और फिर पुलिस हसमत और साजिद से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो ये दोनों बातों को इधर उधर घुमाते रहते हैं और किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं देते। और साजिद पुलिस को ये भी बोलता है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया और मकान बदलने की वजह तो केवल एक इत्तेफाक थी। फिर पुलिस साजिद और हसमत को वो कार्टून बॉक्स दिखाती है और पुलिस के सामने काफी हद तक सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि जैसे ही साजिद उस बॉक्स को देखता है वो घबराने लगता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। फिर पुलिस साजिद से कड़ाई से पूछताछ करती है तो पूछताछ में साजिद अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उस लड़की की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है और मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी राजबाला उर्फ जूही अंसारी थी। अब पुलिस से जानना चाहती थी कि आखिर क्यों साजिद ने अपनी ही पत्नी की जान ली और उसने हत्या करने के बाद अपनी पत्नी के टुकड़े किए, उसे कार्टून में डाले और कूड़ेदान में जाकर फेंक दिए। क्या ये सब उसने अकेले ही किया था या उसके साथ कोई और भी शामिल था? फिर जब साजिद ने अपनी पत्नी की कत्ल करने की वजह और तरीका बताया, उसने पुलिस वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल इस घटना से करीबन 7 साल पहले यानी 2011 में बिहार के चंपारण में राजबाला रहती थी। एक दिन राजबाला के फोन पर साजिद का फोन आया। दरअसल ये एक रॉन्ग नंबर था। ना तो राजबाला साजिद को जानती थी और ना ही उसने कभी उसे देखा था। अब दोनों की किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा था, इसलिए दोनों रोज फोन पर बात करने लगे और फोन पर बात करते करते ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब दोनों का प्यार इतनी हद तक बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन साजिद और राजबाला दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते थे। एक तरफ साजिद एक मुस्लिम लड़का था, दूसरी तरफ राजबाला एक हिंदू लड़की थी। इसलिए जूही के परिवार वालों ने साजिद से शादी करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन साजिद और जूही ने उसके घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली, जिसके बाद वो दोनों एक रेंट के घर में रहने लगे। साजिद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी, लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं था, इसलिए अब वो दोनों दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद शादी के करीबन 1 साल बाद यानी साल 2015 में वो दोनों दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली के शाहीन बाग में एक कमरा किराए पर लेते हैं। और साजिद दिल्ली में नौकरी तलाशने लगता है, लेकिन उसे दिल्ली में भी कोई नौकरी नहीं मिलती। इसलिए दोनों पति पत्नी छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाते रहे और फिर कुछ साल ऐसे ही निकल गए। इन कुछ सालों में उनके 2 बेटे भी हुए, जिसकी वजह से साजिद अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहा था। उन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि आए दिन उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। और फिर इसी बीच साजिद का किसी और लड़की के साथ भी अफेयर चालू हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद ये बात जूही तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद उन पति पत्नी के बीच का झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अब साजिद रोज रोज के झगड़े से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया और उसने अपने रास्ते से जूही को हटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद साजिद अपनी पत्नी के कत्ल की प्लानिंग करने में लग जाता है। इसी प्लानिंग के अनुसार उसने अपने दोनों बच्चों को अपने बड़े भाई हसमत के घर छोड़ दिया था, ताकि जब वो जूही का कत्ल करे कि दोनों बच्चे घर पर ना हो। हालांकि हर घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, लेकिन उस दिन जूही को नहीं पता था अपने पति से झगड़ा करना ही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। उस रात जूही और साजिद घर पर अकेले थे। अब साजिद जूही को मारना तो चाहता था, लेकिन उसके पास अभी कोई वजह नहीं थी, इसलिए साजिद खुद ही झगड़ा शुरू कर देता है। उस रात पहले तो इन दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, थोड़ी हाथापाई हुई और फिर साजिद ने वही किया जिसकी प्लानिंग उसने पहले से ही कर रखी थी। वो सबसे पहले उठा और उसने पूरी ताकत के साथ जूही का गला दबाना शुरू किया और तब तक गला दबाता रहा जब तक जूही की सांसें नहीं थम गईं। लेकिन अब साजिद को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी की लाश को कैसे ठिकाने लगाए, क्योंकि वो अकेले तो इस काम को अंजाम नहीं दे सकता था। और फिर साजिद अपनी पत्नी के टुकड़े करता है और उसे कार्टून बॉक्स में भर देता है। लेकिन साजिद के सामने अब भी चुनौती ये थी कि लोगों की नजरों से बच के इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके बाद साजिद और उसके भाई ने लाश के टुकड़ों को 2 अलग अलग बैगों में भर दिया और साथ ही आसपास पड़ा खून भी उन दोनों ने वहां से साफ कर दिया, ताकि कत्ल के सभी सबूत मिटाए जा सकें। लेकिन अभी भी उन दोनों भाइयों के लिए ये आसान बात नहीं थी कि वो दोनों बैग उठाकर बाइक पर कहीं ले जाकर उन्हें ठिकाने लगा दिया जाए। इसके बाद वो दोनों भाई अपने सबसे बड़े भाई हसमत अली को फोन करते हैं और उससे मदद मांगते हैं, जिसके बाद हसमत अली अपने दोस्त से कार मांग लाता है
फिर इसके बाद वो तीनों भाई रात के अंधेरे में जूही की लाश को लेकर निकल जाते हैं। वो काफी देर तक तो ऐसे ही घूमते रहे, लेकिन फिर उन्हें सरिता विहार की हाजी कॉलोनी में एक कूड़े का ढेर नजर आया, जिसके बाद वो तीनों बैग और कार्टून को उस कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, जिस जूही ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर साजिद से शादी करी, उसने आखिर में जूही का कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़ों को एक कूड़ेदान में फेंक दिया। प्यार की इतनी बड़ी कीमत जूही को चुकानी पड़ी और इस जुर्म में साजिद के भाइयों ने भी उसका साथ दिया। एक भाई ने बॉडी के टुकड़ों को काटने में मदद की, तो वहीं दूसरे भाई ने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने में। जूही और साजिद की शादी केवल 7 साल पहले ही हुई थी और साजिद आर्थिक तंगी से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर में उसने जूही का कत्ल ही कर दिया और फिर उसकी लाश के साथ इतनी बेरहमी की। खैर, ये जुर्म जितना ही खौफनाक था, इसकी कहानी भी उतनी ही दर्दनाक है। खैर, पुलिस ने तीनों के बयानों के आधार पर उन तीनों के खिलाफ चार्जशीट बनाकर उन तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन तीनों को जेल में भेज दिया। हालांकि ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और इस केस का फैसला होना अभी बाकी है। जूही के कत्ल के बाद उसके दोनों बेटों को के नाना नानी को सौंप दिया गया। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।